जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मित्रों, प्रतिदिन की तरह आज हम सभी लोग एक फिर नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए आइए बढ़ते हैं जल्द से जल्द आगे। स्वागत है आप सभी का। आज हम सब लोग अपभ्रंश साहित्य एवं उसके महत्वपूर्ण कवि के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने हिंदी के बारे में छोटी छोटी चीज़ों को जाना है। अब हम सब लोग अपभ्रंश साहित्य को जानेंगे और अपभ्रंश साहित्य से ही लगभग हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। तो अपभ्रंश साहित्य को पढ़ने के बाद हम सब लोग सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। रासोचारण काव्य के बारे में भी पढ़ेंगे। और आज हम सभी लोग अपभ्रंश साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण कवि स्वयंभू के बारे में भी जानेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बने रहिए। एक बार से फिर आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग अपभ्रंश साहित्य के बारे में जानते हैं। तो मित्रों, अगर कोई साहित्य है या कभी भी लेखन परंपरा जब चलती है तो उसका एक समय काल होता है। वह कब से कब तक है, उसका धीरे धीरे स्टार्टिंग होगा, फिर समाप्त होगा। तो इसका अपभ्रंश साहित्य की जो समय है, रामचंद्र शुक्ल जी इसको 500 ईस्वी से 1000 के मध्य स्वीकारते हैं कि अपभ्रंश साहित्य की जो रचनाएं हुई हैं वो 500 से 1000 ईस्वी के मध्य मिलती हैं। और अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, अपभ्रंश शब्द मिला कैसे हम लोग को। तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। धारसेन द्वितीय का जो शिलालेख है, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय थे, उनका शिलालेख है। उसमें उन्होंने अपने पिता को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय ने अपने शिलालेख में अपने पिता को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का कवि कहा है। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भी कमी होगी हम उसको सुधारने का प्रयास ज़रूर करेंगे। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश साहित्य में प्रायः सभी साहित्यकार अपने ग्रंथों में पौराणिक कथाओं को स्थान दिए हैं। अगर कभी कभी पूछा जाए कि अपभ्रंश साहित्य में सर्वाधिक किस प्रकार की चीज़ों का उल्लेख है या कैसी रचनाएं की गई हैं, तो सर्वाधिक पौराणिक कथाओं का उल्लेख हमको मिलता है। इसमें से प्रमुख रूप से कौन कौन कवि हैं जो अपभ्रंश साहित्य में रचना किए हैं, हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं, अब्दुल रहमान है, राम सिंह हैं, और जो इंदु हैं, एक दो कवि और भी हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग स्वयंभू को पढ़ेंगे। इसके बाद आगे पुष्पदंत, धनपाल, ऐसे से दो दो कवि को लेके आगे बढ़ेंगे। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश से हिंदी की शुरुआत माना है। राम कुमार वर्मा जो है वो अपभ्रंश से ही हिंदी की शुरुआत मान लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज स्वयंभू के बारे में पढ़ेंगे। स्वयंभू का समय जो है वो 8वीं शताब्दी ठहरता है और स्वयंभू 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। अपभ्रंश के तो है ही, इन्हें जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। किसको? स्वयंभू को। इनका समय 8वीं शताब्दी के आसपास मिलता है। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है भाई, ये अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, अच्छी बात है। लेकिन अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा क्यों जाता है? क्योंकि इन्होंने अपभ्रंश भाषा में राम काव्य की रचना की है। राम काव्य की रचना करने के कारण इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। ये जिस भाषा में भी रचना किए हैं, इन्होंने अपनी स्वयं की भाषा को देसी भाषा कहा है। किसने? स्वयंभू ने। इनके 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, कहीं कहीं हमें 4 भी मिलते हैं। तो पहले 3 देखेंगे। पौमचर्यु, ऋठेड़ेमचर्यु, स्वयंभू छंदस, और एक पंचमी चर्यु है। एक आता है पंचमी चर्यु, ये ऊ है, पंचमी चर्यु। ये 4 ग्रंथ माने जाते हैं, कहीं कहीं 3 रहते हैं, कहीं कहीं 4 भी रहते हैं। और स्वयंभू के पौमचर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था।
तो अगर त्रिभुवन ने पूरा किया था तो ये हम जायज़ सी बात है कि अगर किसी और ने किसी और के ग्रंथ को पूरा किया है तो वो अधूरा रहा होगा। इसका मतलब है कि पौमचर्यु एक अपूर्ण ग्रंथ है। बाद में स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने उसको पूरा किया था। आगे देखते हैं हम लोग। भोला शंकर व्यास ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है। भोला शंकर व्यास जो हैं वो स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहते हैं। और इनके जो समकालीन कवि थे, यानी स्वयंभू के साथ के जो कवि थे और उनके समकालीन जो थे, जो रचनाएं कर रहे थे, उन सभी कवियों ने इन्हें कुकवि की उपाधि दी है। इनको कुकवि कहा है, किसको? स्वयंभू को। अब हम लोग पौमचर्यु के बारे में जानेंगे। यह एक अपूर्ण रचना है। इसके पहले ही हम आपको जस्ट तुरंत बता चुके हैं कि यह एक अपूर्ण रचना है और इसको पूर्ण किसने किया था? इनके पुत्र त्रिभुवन ने किया था। और यह एक अपूर्ण रचना है। यह 5 कांडों में विभक्त है। पौमचर्यु एक ऐसी रचना है, यह एक अपूर्ण रचना है। इसमें कितने खंड हैं या कितने कांड हैं? तो 5 कांडों में विभक्त है। इसमें राम का वर्णन किया गया है, इसीलिए तो इन्हें जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। इन्होंने इसमें राम का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। यह कैसे लिखा गया, किस शैली में है? तो कड़वकबद्ध शैली में है। और इसमें कुल 12,000 श्लोक वर्णित हैं और यह 90 संधियों में लिखा गया है, जिसमें से 82 की रचना या 83 की स्वयंभू ने की थी, 83 की, शेष बचे 7 संधियों की रचना इनके पुत्र त्रिभुवन ने की थी। और अगला इनका ग्रंथ है ऋठ्ठेडेमीचर्यु। इसमें कृष्ण की गाथा का वर्णन है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऋठ्ठेडेमीचर्यु में किसका वर्णन किया गया। तो इसमें कृष्ण की गाथा का वर्णन है और इसमें रंगनाथ को कृष्ण का अवतार बताया गया है। ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इसमें रंगनाथ को कृष्ण का अवतार बताया गया है। किसमें? ऋठ्ठेडेमीचर्यु में। अगली रचना है हम लोग की, देखेंगे कि स्वयंभू छंदस। यह उपदेश पूर्ण जो है लघु पुस्तक है। यह एक छोटी सी पुस्तक है, स्वयंभू छंदस। इसमें कुछ उपदेश दिए गए हैं, उपदेशक पूर्ण ग्रंथ है यह। तो बस दोस्तों, आज यहीं तक। बने रहिए। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय हिंदी।